नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। कई बार समझ नहीं आता है कि एक ही संविधान को रट लेने वाले एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय कैसे देते हैं। अब बिहार में विधायक दल की बैठक बुलाने का जब जीतन राम मांझी ने विरोध किया तो केसी त्यागी कह रहे हैं कि पार्टी के अध्यक्ष को अधिकार है, संवैधानिक तौर पर अधिकार है। मांझी कह रहे हैं कि केसी त्यागी पागल हो गए हैं। दरअसल जेडीयू के अंदर जो महाभारत है उसमें आपको पूरे भारत की छवि दिख जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय मांझी ही कह चुके हैं कि नीतीश को सद्बुद्धि हुई तो उन्होंने एक दलित को सीएम बना दिया। अब उसी दल के महासचिव के विषय में मांझी कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक दल में इतनी विविधता कैसे हो सकती है, या फिर हो भी सकता है। नीतीश जी कहते रहे हैं कि नेता ऐसा होना चाहिए जो सबको जोड़ सके, लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहे थे। और जोड़ने का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि केसी त्यागी से लेकर जीतन राम मांझी तक को उन्होंने जोड़ रखा है। उधर जोड़ने का नारा देने वाली बीजेपी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के ताजे बयान पर चुप है। बराक ओबामा साहब ने फिर कहा कि गांधी अगर आज भारत में होते तो धार्मिक उन्माद देखकर उन्हें झटका लग जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ गप मारने का दावा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की इस छवि के मसले पर बराक ओबामा से क्या गप मारी, ये उन्होंने अभी तक नहीं बताया। हो सकता है उन्होंने देश हित देखकर बात नहीं की हो। आईएसडी कॉल्स महंगे होते हैं। अमेरिका बात करने का बिल हो सकता है शायद ज्यादा आ सकता है और मोदी जी खर्च कटौती में विश्वास रखते हैं। तब तक अगर आपके रिश्तेदार अमेरिका या दुनिया के किसी दूसरे देश में हैं तो भारत की छवि का बिल आप भरिए। उधर झारखंड में जेवीएम के कुछ नेता इस बात से नाराज हो रहे हैं कि जेवीएम और जेएमएम यानी बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन एक साथ कैसे आ सकते हैं। ये दिव्य ज्ञान उन्हें तब नहीं हुआ था जब चुनाव से पहले उनके नेता हर विकल्प खुले होने की बात कर रहे थे। आखिर बीजेपी या कांग्रेस को दी गई गाली जेएमएम को दी गई गाली से कम अपमानजनक कैसे है। अच्छा हुआ नेता तराजू लेकर व्यवसाय नहीं करते, वरना उनकी तराजू में एक ही पलड़ा होता और अपनी सहूलियत के हिसाब से वो 500 ग्राम बराबर 1 किलो साबित कर देते। तो आइए खबरों को समझने की शुरुआत करते हैं। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, पर राजनीतिक परिवर्तन प्रकृति के नियम जितनी सहज नहीं होती, क्योंकि हर बदलाव के साथ कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अब जैसे एक सवाल है कि अगर जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के रास्ते अलग हो जाते हैं तो जनता क्या करेगी। क्या राजनीतिक तौर पर जनता भी संकट में होगी, क्योंकि तय करना उसके लिए मुश्किल होगा कि किस रास्ते पर चले वो। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के संबंध की डोर अब कच्चे धागे की तरह हो गई है। एक दल में होने के बावजूद दोनों राजनीति के अलग अलग केंद्र हो चुके हैं। इनके रिश्ते की डोर सियासत के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जिस उम्मीद से नीतीश ने मांझी को आगे बढ़ाया, उस उम्मीद ने ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह रचा कि मांझी और नीतीश का रिश्ता अंतिम सांस ले रहा है। सत्ता तक पहुंचने के लिए नीतीश कुमार ने लालू के हर दाव को छोटा कर दिया, पर उन्हीं के सामने मांझी की लकीर बड़ी नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा कहने वाला कोई और नहीं बल्कि जेडीयू के नेता ही हैं। जीतन राम मांझी अभी राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूं कि दलित, महादलित, शोषित, पीड़ित के नेता हो चुके हैं और पार्टी का बेस 20-22% वोट पार्टी का बन चुका है जीतन राम मांझी के चलते। इसलिए उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही कोई निर्णय उचित हो। पार्टी के अंदर किसी भी चेहरे का सच पहचानना हर किसी के लिए चुनौती साबित हो रहा है। यहां तक कि पार्टी का चेहरा माने जाने वाले भी मांझी को ही घेरते रहे हैं। केसी त्यागी से लेकर शरद यादव तक के पास इस बात के जवाब नहीं है कि आखिर पार्टी के लिए बेहतर क्या है, और मांझी खुद के बेहतर की हर संभावना को तलाश रहे हैं। बैठक होगी, विधायक दल की बैठक कल बुलाए हैं, वो अनधिकृत बैठक है। विधायक दल का बैठक मुख्यमंत्री बनाता है, यानी विधायक का दल का नेता बनाता है। तो विधायक दल का नेता जीतन मांझी है, इसलिए वो बैठक बुलाएगा और वो 20 तारीख को हम बुला रहे हैं। इसलिए कल की बैठक अधिकार के हर सवाल के बीच अहम सवाल बिहार की उस जनता को लेकर है जिसे इसी शासन से उम्मीद है। चुनाव में मांझी और नीतीश अगर अलग अलग जाते हैं तो बिहार का मतदाता क्या करेगा। अगर नीतीश विकास के मुद्दे को बिहार के लोगों के बीच अहम मुद्दा बनाने में सफल हुए तो मांझी दलितों के उत्थान के बहाने गरीब तबके की उम्मीदों पर सवार है। तो क्या मांझी और नीतीश के विचारों की गली से गुजरने पर बिहार की जनता एक ऐसे दोराहे पर खड़ी होगी
जहां उसके सामने विकास बनाम उत्थान का नारा होगा। सवाल यह है कि विकास और उत्थान में जनता किसे चुनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, तो यही सवाल है। राजनीतिक तौर पर अगर नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के रास्ते अलग हुए तो क्या बिहार की पूरी सियासत ही बदल जाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश जिस तरह से राजनीतिक फलक पर नाम लिखने में कामयाब हुए, उससे एक समय ऐसा लग रहा था कि बिहार में मतदाता हर बात से ऊपर उठकर नीतीश कुमार को समर्थन देगा। हमेशा से गुड गवर्नेंस का नारा देने वाली बीजेपी के पास भी कभी नीतीश की काट नहीं रही। यहां तक कि बीजेपी गर्व से बिहार की एनडीए सरकार का जिक्र करती रही है। विकास के हर सवाल पर नीतीश कुमार का नाम लेती रही थी या कई बार करती है। नीतीश दलितों को साधने में कामयाब हुए और लालू सत्ता से वनवास में भेज दिए गए, और एक बार फिर देखिए वही हालात बिहार में आ खड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर 2015 में क्या होगा? क्या मतदाता भी एक ऐसी स्थिति में होगा जहां उसके लिए चुनना मुश्किल होगा कि क्या करें? नीतीश कुमार महादलितों के नायक बन गए। जाति की राजनीति में सेंध के ऐसे कम उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी देखिए जाति को ही हथियार बनाया। बस उस हथियार पर विकास के सपने का ऐसा लेप चढ़ाया कि वो विरोधियों के लिए एक घातक हथियार साबित हुआ। यहां तक कि देखिए दलितों के घर दिया जलाने का नारा देने वाले रामविलास पासवान साहब, उनकी पार्टी में ही अंधेरा छा गया। यही हालात लालू यादव के भी रहे। और आज देखिए आप, आज स्थिति यह कि लालू और नीतीश जब साथ आने की बात कही जा रही है तो क्या कहा जा रहा है? लालू और नीतीश सामाजिक न्याय, गरीब, अल्पसंख्यकों के हित के लिए साथ आ रहे हैं। यानी लालू और नीतीश का नारा एक जैसा है। तो सवाल यह है कि मांझी आज कहां ठहरते हैं, और इन सब के बीच वोटर कहां है जो तय करेगा कि उनका नेता कौन होगा? जीतन राम मांझी जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हर मंच से दलितों को एकजुट होने का आह्वान किया। हर बार ये जरूर कहते रहे कि उनकी नीतीश से उनकी जो रिश्तेदारी है या रिश्ता है वो करीबी है, नीतीश उनकी पसंद है, नीतीश उनके नेता है। पर कोई दलित होता तो बेहतर होता। यानी मांझी को जो भी मौका मिला, उन्होंने दलितों की अस्मिता को, दलितों की भावना को उसी तरह से कुरेदने का काम किया जिस तरह से कभी नीतीश कुमार ने बिहारियों की भावना को कुरेदा था, उनके सम्मान के साथ जोड़ा था। जीतन राम मांझी आज यही कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी के मंच के पास लगते जिंदाबाद के नारे ने हर बार जीतन राम मांझी का हौसला बढ़ाया। सालों बाद दलितों को भी लगने लगा कि उनके नाम पर राजनीति करने वाला सिर्फ विदेशी निवेश और आरएसएस की बात नहीं करता, बल्कि चूहे खाने की बात को भी कर सकता है, और पूर्व में सहे गए अपमान को लोगों के बीच रखकर अपना दर्द बांटने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए जिस तरह मांझी ने अपने दलितों के उत्थान का संकेत दिया, उससे सवाल यह है कि फिर दलितों के उत्थान के दूसरे नारों से मांझी कैसे टकराएंगे? क्योंकि हर नेता यही कह रहा है कि वो दलितों का नेता है, ऐसे में मांझी अलग कैसे होंगे? विरोधाभास की स्थिति देखिए लगातार राजनीति में बरकरार है, और इस विरोधाभास, इस पैराडॉक्स में जनता कैसे तय करेगी कि गरीबों के हित का कौन सा नारा दरअसल उसके लिए हितकारी होगा? जनता किसके पक्ष में जाएगी? विरोधाभास इसलिए भी है देखिए क्योंकि मांझी खुद कई बार ये कह चुके हैं कि वो नीतीश कुमार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो बात अगर सपनों को बेचने की होगी तो नीतीश मांझी पर भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे आप तो नीतीश कुमार के सपने बेच रहे थे, उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे, और मतदाता नीतीश के एजेंडे में ही अपना भविष्य देखने की कोशिश करेंगे। उन्हें लगेगा कि नीतीश कुमार ही असली विकास पुरुष हैं। लेकिन यह भी सच है कि सत्ता से मांझी को दूर करना अगर उस वर्ग के प्रतिनिधित्व को दूर करने का संदेश देगा, गरीबों को लगेगा, दलितों को लगेगा कि उनके नेता को दूर किया जा रहा है, तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्योंकि फिर उनका हर नारा वैसे ही लगेगा बिहार में जैसे एक समय लालू यादव के विकास का हर दावा लगता था, और जिसे जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। और उस समय भी देखिए विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार मौजूद थे, लालू यादव की सत्ता गई, और इस समय भी देखिए राजनीति में जीतन राम मांझी मौजूद हैं, तो एक विकल्प उस वर्ग के पास मौजूद है। तो क्या जनता भी बढ़ती हुई नजर आएगी? और अगर ऐसा हुआ तो आगे बढ़ते हुए बिहार में 2015 का चुनाव किस धुरी पर घूमेगा? जनता दलितों के उत्थान जैसे मार्मिक नारे के साथ होगी या बढ़ता बिहार के साथ आगे बढ़ेगी? बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इन दलों की चाल आगे जीतन राम मांझी को लेकर क्या होती है और दलीलें क्या दी जाती है। एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। नीतीश और मांझी गुट के बीच देखिए बयानबाजी जारी है। दोनों गुट के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और अपने अपने गुट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं।
हम अब उन्हीं वादों और इरादों का करेंगे डीएनए टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं अगर नीतीश कुमार की करें तो देखिए क्या कहा जा रहा है। जेडीयू विधायकों के फैसले को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, यानी ये स्थिति आ सकती है। मांझी बीजेपी और जेडीयू के विधायकों का समर्थन जुटाकर बहुमत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये संभावना पर विचार करें। क्या कर सकते हैं मांझी, समझने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों के लिखित समर्थन पत्र पर राज्यपाल मांझी को बहुमत साबित करने का मौका दे सकते हैं। और ऐसा हो सकता है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप समझिए इस बात को। मांझी विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। ये तमाम सवाल है कि स्थिति ऐसी हो सकती है, संभावनाओं का खेल। अब सवाल यह भी है कि अगर मांझी नहीं मानते हैं तो नीतीश कुमार के सामने क्या विकल्प रह जाते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मांझी के नहीं मानने पर उनके विरोधी विधायकों को एकजुट करने की कोशिश होगी कि आप एक मंच पर आएं, फिर विरोध की आवाज बुलंद होगी। मांझी को विधायक दल की बैठक का फैसला मानने के लिए मनाया जा सकता है कि विधायकों का यही फैसला है, मांझी जी आप मानिए, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है, आपके पास संख्या नहीं है। अब तक हमने मांझी और नीतीश क्या क्या कर सकते हैं इसको देखने की कोशिश की, लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि अब आगे और क्या हो सकता है। जेडीयू विधानमंडल अगर सीएम के खिलाफ फैसला लेता है तो मांझी या तो उसे स्वीकार करेंगे या खुलकर इनकार कर देंगे। इनकार करने की स्थिति में मांझी बीजेपी और जेडीयू के बागी विधायकों से समर्थन लेकर सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मांझी को बीजेपी और बागी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी मिलने पर राज्यपाल बहुमत साबित करने का मौका दे सकते हैं। अगर बीजेपी और बागी विधायकों का समर्थन नहीं मिलता है तो जेडीयू और आरजेडी मिलाकर बहुमत साबित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर होगा यह कि जीतन राम मांझी को सीएम पद से इस्तीफा देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आरजेडी का समर्थन खुले तौर पर नीतीश कुमार के पक्ष में जाएगा। ऐसे में मांझी को कुर्सी छोड़नी उनकी मजबूरी होगी। एक स्थिति यह भी है कि गुप्त मतदान के जरिए मांझी को हटाने का फैसला हो सकता है कि भाई अंदर अंदर यह फैसला हो कि किसी नेता के तौर पर देखने की कोशिश है। राज्यपाल हालात को देखकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं अगर आगे स्थिति क्लियर या स्पष्ट तौर पर नहीं आई तो। आगे और क्या हो सकता है इस पर चर्चा करने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी है यह जानना कि विधानसभा में आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार विधानसभा का गणित इस वक्त है क्या। तो स्थिति यही है, कुल विधायकों की संख्या देखिए 237 है। बहुमत के लिए जो आंकड़े चाहिए वो है 119। इसमें अभी जेडीयू की स्थिति अगर आप बात करें 111 विधायक, बीजेपी के पास 87 है, आरजेडी के पास संख्या है 24, कांग्रेस के पास 5 विधायक, सीपीआई के पास 1, निर्दलीय 5 और जेडीयू के बागी 4। विधानसभा का समीकरण देखने के बाद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मांझी के हटाए जाने पर सरकार बच जाएगी या गिर जाएगी। तो हम आपको बताने से पहले एक विकल्प बताने की कोशिश करेंगे हम आपको। बीजेपी के 87 और जेडीयू के 32 बागी का आंकड़ा सामने नहीं आया है। ये नीतीश विरोधी गुट के दावे पर आधारित है, क्योंकि वो लगातार कहते रहे कि हमारी संख्या 32 से भी ज्यादा है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो संख्या बल हो जाता है 119, यानी बीजेपी के साथ अगर बागी गुट मिलेगा तो सरकार बच जाएगी। और सरकार बचनी तो दूसरी सूरत में भी है। यहां पर अहम बात यह है कि बागी गुट और बीजेपी मिलती है तो मांझी अगर समर्थन लेते हैं तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन एक दूसरा विकल्प भी है। दूसरे विकल्प की बात करते हैं। जेडीयू के पास क्योंकि संख्या के आधार पर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, 111 विधायक विधानसभा में। लालू यादव कह चुके हैं कि हमारा समर्थन आपको खुलकर है। लालू जी के पास 24 विधायक हैं। दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो ये संख्या होती है 135। ऐसे स्थिति में सरकार बचेगी, लेकिन क्योंकि खुलकर मांझी विरोध करेंगे तो मांझी सीएम नहीं रहेंगे। यानी जो समीकरण दिख रहे हैं वो भी यही संकेत दे रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। आगे क्या होता है ये आगे ही पता चल पाएगा, जिस पर हमारी भी पूरी नजर है। एक छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं। झारखंड विकास मोर्चा और बाबूलाल मरांडी से मोह भंग होने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। बाबूलाल के बेहद करीबी और पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे प्रवीण सिंह ने भी जेवीएम से नाता तोड़ने का मन बना लिया। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। चुनावी मैदान में मात खाने के बाद भी जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपने करीबियों को सहेज कर नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से पार्टी मजबूत होने के बजाय
लगातार कमजोर होती चली जा रही है। झारखंड विकास मोर्चा एक ऐसी दुकान हो गई कि जहां नाराज लोग आओ और हमारे यहाँ कुछ देर ठहरो, और जब तुमको तुम आराम कर लो, फिर जब तरोताज़ा हो जाओ तो फिर कहीं चल दो। अब पूरे झारखंड विकास मोर्चा का रूप देखिएगा, और इसी को जो विधायक दल, नेता विधायक दल हैं, सो इसी की मार्केटिंग करने में लगे हुए। तो एक अजीब टाइप का दल हो गया है, जहां संगठन के कोई लोगों की पहचान नहीं है, संगठन के कोई लोगों की। जेवीएम में पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस सवाल पर मौन धारण करने वाले बाबूलाल को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। कल तक बाबूलाल के साथ हर सुख दुख में खड़ा होने वाले प्रवीण सिंह अब बाबूलाल को एक अच्छे व्यक्ति से ज्यादा मानने को तैयार नहीं। इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर प्रदीप यादव थोड़ा जरूरत से ज़्यादा हावी हो गए हैं। और लेकिन बाबूलाल जी आज भी झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी जी के नाम से पहचानी जाती है। बाबूलाल मरांडी जी हम लोग यही जानते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि अच्छे व्यक्ति हैं, और कितना विजन के साथ काम करना चाहते हैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन। विधानसभा चुनाव के दौरान भी जेवीएम के अंदर प्रदीप यादव को लेकर भगदड़ देखने को मिली थी। जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी उनमें से ज्यादातर प्रदीप यादव के कार्य से नाराज थे। इस बार भी निशाने पर प्रदीप यादव हैं, लेकिन इस मसले पर वो खुलकर कुछ बोल नहीं रहे। हमें इसकी जानकारी नहीं है। जब सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी होगी तो हम कारणों का तहकीकात करेंगे, तब इसका उत्तर दे पाएंगे। प्रवीण सिंह का जेवीएम को छोड़ने का फैसला संगठन के तौर पर पार्टी को महंगा पड़ सकता है। अगर प्रवीण सिंह ने किसी दूसरे दल में जाने की घोषणा की तो उनके साथ कई जिलों के बड़े नेता साथ आ सकते हैं। हालांकि प्रवीण सिंह ने फिलहाल राजनीति से तौबा करने का मन बनाया है। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। देखिए, एक समय था जब झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी में शामिल होने पर झारखंडी नेता गर्व एहसास करते थे। अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पार्टी के प्रमुख नेताओं का मोहभंग हो रहा? याद कीजिए विधानसभा चुनाव के पहले का दौर, जब पार्टी के 11 में से 8 विधायकों ने जेवीएम से अपना नाता तोड़ लिया। पार्टी छोड़ने वालों में से ज्यादातर का यह कहना था कि जेवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की तानाशाही और अदूरदर्शिता के कारण पार्टी का वजूद समाप्त होने की कगार पर है। इससे पहले भी पार्टी का अंतर्कलह कई बार उजागर हो चुका है। हर बार पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने इसे अपने अंदाज में दबाने की कोशिश की, लेकिन लगता है विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर हार के बाद बाबूलाल पार्टी के अंदर भी कमजोर हुए हैं और प्रदीप यादव का कद पार्टी में शायद बढ़ा है। प्रदीप यादव के इस बढ़ते कद से वैसे नेता नाराज हैं तो बाबूलाल के बाद जेवीएम में खुद को अपनी स्थिति तलाशने की कोशिश कर रहे थे या बड़ा नेता मान रहे थे। साल 2006 में बीजेपी से अलग होकर बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का गठन किया था। तब बाबूलाल ने बीजेपी से नाराज लोगों को संगठित किया, एकजुट किया। 2009 में 2009 में बाबूलाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर विधानसभा का चुनाव लड़ा। पार्टी के 11 विधायक जीते और लगभग 9% वोट मिला, लेकिन 2014 आते आते तस्वीर काफी बदल गई। 11 में से 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। 7 विधायक अपने पुराने घर बीजेपी में लौट गए। 2011 में जमशेदपुर लोकसभा का चुनाव जीतने वाले डॉक्टर अजय कुमार भी विधानसभा चुनाव से पहले बाबूलाल का साथ छोड़ते नजर आए। अब बाबूलाल और प्रदीप यादव को छोड़ दें तो पार्टी में अनुभवी नेता की घोर कमी हो चुकी है। ऐसे में देखिए, जब प्रदीप यादव पार्टी में हावी हैं और उनके कारण ही लोग जेवीएम छोड़ रहे हैं, अगर इस खबर में सच्चाई है मान लीजिए, तो ये जेवीएम के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अनुभवी और जनाधार वाले नेताओं के बिना पार्टी चला पाना मुश्किल है और ये बाबूलाल जैसे अनुभवी नेता से बेहतर कौन समझ सकता है। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।